तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शैक्षिक दर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई नेवर सेड टू दैम डोंट डू और डोंट डू डैट। आई नेवर प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम क्लाइंबिंग ट्रीज और गिविंग वेयर दे लाइक्ड। आई वॉन्टेड टू मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी इन एन एटमोसफेयर ऑफ फ्रीडम। मैंने उनसे कभी नहीं कहा ऐसा मत करो या वैसा मत करो। मैंने उन्हें कभी भी पेड़ पे चढ़ने या जहाँ उन्हें जो पसंद है जो बच्चों ने किया उनको करने से मैंने कभी नहीं रोका। मैं इन बच्चों को आज़ादी के माहौल में खुश रखना चाहता था। तो इस लाइन से हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इस सोच का पता चल रहा है कि वो चाहते थे कि जो बच्चों को उनकी एजुकेशनल जो फिलॉसफी थी कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए खुद से करने की, खुद से करके सीखने की, और उनको किसी तरह से उनको रोका ना जाए बल्कि उनको खुद से करने का मौका दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए। तो इससे हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फिलोसफी के बारे में हमें काफ़ी पता चलता है, जो बच्चों को उन फ्रीडम देने के, उनको पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे ताकि बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे खुद के प्रयासों से। तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं। तो टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 इन कैलकाटा। कि टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। ही शॉर्ट स्कूल लाइफ मेड हिम रियलाइज दैट school is a place that hinders the development of his personality by obstructing the child's basic development. This realization helped him to form his philosophy of life and education। कि उनके छोटे से विद्यालय जीवन में उन्होंने एहसास किया, उन्होंने महसूस किया कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जो बच्चों के जो मूल विकास है उसमें अवरोध उत्पन्न करती है, उस बच्चे के विकास को रोकती है और हानि पहुंचाती है। इस एहसास ने उन्हें जीवन और शिक्षा के दर्शन को अपनाने में बनाने में मदद की। तो अब उनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब छोटे थे तो उनको स्कूल का जो माहौल था बहुत बोझिल लगता था। ऐसा लगता था कि बंद क्लासरूम के अंदर सीखना और एक टाइम टेबल और एक सिलेबस, तो ये चीज़ें उनको ऐसा लगता था कि क्लासरूम में बंद होकर सीखना उससे जो बच्चों की क्रिएटिविटी है ख़त्म हो सकती है। तो उनको क्लासरूम के अंदर बंद होकर सीखना बहुत ज़्यादा उबाऊ लगता था। तो आगे चलकर जब इसलिए उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो शिक्षा है वो अपने घर में ग्रहण की। बचपन से ही उन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया, कहानियां लिखनी स्टार्ट कर दी, नाटक लिखने शुरू कर दिए। आगे चल के फिर वो एक अच्छे संगीतकार बने और फिर एक अच्छे चित्रकार बने। तो एक बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनका मानना था कि क्लास के अंदर बंद क्लासरूम में बच्चों को सिखाने से वो माहौल बड़ा उबाऊ हो जाता है और बच्चों की जो प्रतिभा है वो खत्म हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को प्रकृति के बीच में सिखाया जाए, पेड़ पौधों के साथ प्रकृति के बीच में उनको खुद से अवसर दिए जाएं ताकि बच्चा खुद सीखे। तो इसलिए जो उनकी सोच थी, इस एहसास ने उन्हें जीवन और शिक्षा के अपने दर्शन को बनाने में मदद की। दिस रियलाइजेशन हेल्प्ड हिम टू फॉर्म हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। At the age of 40 in 1901, uh, in 1901, he himself established his Shanti Niketan ashram school with 10 boys only to materialize his own ideas and ideals। कि जब वो 40 साल के थे 1901 में, उन्होंने स्वयं अपने विचारों और आदर्शों को पूरा करने के लिए केवल 10 लड़कों के साथ अपनी एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था शांति निकेतन आश्रम। और आगे चल के उनका यही आश्रम जो विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कल्चर था उसका एक कंबाइन हम उसको कहते हैं कि उसका एक मिश्रण था। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और आगे चल के ही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया।
His poetic creation, Gitanjali, was awarded the Nobel Prize in 1913, the world's highest honor in the field of literature. कि उनकी काव्य रचना गीतांजलि को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दुनिया का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और 7 अगस्त 1941 में उनका निधन हुआ। He died on August 7, 1941। एजुकेशनल फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं तो टैगोर्स फिलोसफी इज हम बात करते हैं कि जो टैगोर की जो फिलोसफी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टैगोर्स फिलोसफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। कि अगर हम टैगोर जी की फिलोसफी की उसके उनके दर्शन की बात करते हैं तो किसका किसका मिश्रण थी? मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण थी। तो इसमें दो चीज़, जैसे मानवतावाद जिसमें मानव की हम बात करते हैं, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीयवाद, तो अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म, इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो देश हैं, चाहे हम पूरब की बात करते हैं, पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, तो वहाँ की एजुकेशन की जो भी चीज़ अच्छी बातें हैं, वहाँ की उस देश की उस कल्चर की जो भी अच्छी बातें हैं, उन सभी को उन सभी बातों को शिक्षा में उसका डालकर बच्चों को बताई जानी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीयज्म की पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जो बातें हैं, बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो इसलिए उनकी जो फिलॉसफी है इंटरनेशनलिज्म, उसका भी सम्मिश्रण है। He had full faith in humanity. He believed that it is only through humanity that we can achieve the goal of life। कि उनका मानवता में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि मानवता के द्वारा हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ह्यूमैनिटी में उनका पूरा ही विश्वास था। और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो बालक है, अपने आप में बच्चा यूनिक है। हर कोई अपने अपने तरीके से हम बात करते हैं कि हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, और प्रत्येक बालक को अपना जीवन अपने तरीके से जीने और अपने प्रकृति, अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार जीने के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए, ताकि बच्चा खुद से करे, बच्चों को अवसर दिया जाए खुद से करके सीखने का। तो प्रत्येक बच्चा, जैसे हम बात करते हैं, प्रत्येक बच्चे का अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। तो प्रत्येक बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए, ताकि बच्चा अपने स्वभाव और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों को सीख सके। तो इसके लिए उनको पूरी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। He believed that the Creator pervades through all his creation, and as such there is a spiritual bond between man and man and man and nature। कि उनका मानना है कि जो हम क्रिएटर है, जो ईश्वर है, वो अपनी सभी रचनाओं में, अपनी सभी रचनाओं में वो मौजूद है। तो इसलिए मनुष्य को, मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक आध्यात्मिक बंधन है, कि मनुष्य का मनुष्य और मनुष्य का इस प्रकृति से, इस नेचर से एक आध्यात्मिक संबंध है, जो अक्सर हम महसूस करते हैं कि जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, अक्सर हम उन तत्वों को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य का मनुष्य और मनुष्य का प्रकृति के बीच एक आध्यात्मिक संबंध है। और टैगोर भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का बहिष्कार चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी सिखाने का मुख्य मकसद है भारतीयों की, इंडियंस की जो क्रिएटिविटी है ख़त्म करके उनको क्लर्क बनाना। तो इसलिए टैगोर जी चाहते थे कि गांधी जी की भी हमने बात की, टैगोर जी भी चाहते थे कि अगर हम चाहते हैं कि हम भारतीय आगे बढ़ें, हम कुछ नया सीखें, अच्छा सीखें, तरक्की की राह पर आगे बढ़ें, तो उसके लिए मातृभाषा में या राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना चाहते थे।
ही गेव द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस टू द नेशनल लैंग्वेज एंड मदर टंग, कि उन्होंने राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को टैगोर जी बहुत महत्व देते थे, कि जो भी शिक्षा होनी चाहिए उसका केंद्र, जो बिंदु होना चाहिए, सेंट्रल पॉइंट बच्चा होना चाहिए, उसी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ही गेव प्लेस टू नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी इन एजुकेशन, कि अगर हम टैगोर जी की जो शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद का जो मुख्य स्थान है उसमें। हिज एजुकेशन इज़ द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि उनकी जो शिक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का संदेश देती है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर एग्जामिनेशन इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ रविन्द्रनाथ। रविन्द्रनाथ जी का मानना था कि जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, इसमें किसी तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से, परीक्षाओं के माध्यम से हम किसी की काबिलियत को नहीं जान सकते। तो इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन को मना किया, कि नहीं, हमारी शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षा वाली व्यवस्था है नहीं होनी चाहिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, वह आत्म अनुशासन के पक्ष में थे। ही यूज टू एम्फेसाइज वोमेन्स एजुकेशन, वह महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते थे। फिर हम उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं। तो एजुकेशन इन मदर टंग, की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, जैसे हमने इस पर बात कर ली। नो प्लेस फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में। फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए सीखने की, खुद से करने की, खुद से करके सीखने की। एजुकेशन इन नेचर, की शिक्षा जो होनी चाहिए, जो विद्यालय प्रकृति के, शहरों से दूर प्रकृति के बीच में होने चाहिए। तो बच्चों को प्रकृति के बीच में शिक्षा दी जाए और उनके रुचि और उनके प्रकृति के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए। एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर एंड मैन, की प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सक्रिय संवाद, एक सक्रिय संचार होना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रकृति को जाने, समझें और प्रकृति का पालन करें, और प्रकृति के बीच में रह कर ही हम चीज़ों को सीखें। तो एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सक्रिय संवाद, संचार होना चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। तो हर, जैसे टैगोर जी का मानना था कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को अवसर दिए जाएं, कि उनकी जो रचनात्मकता है, अ, हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई खेल में। तो हर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर दिए जाएं, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद, जैसे हमने बात की, कि उनकी जो शिक्षा, वो इस तरह की शिक्षा चाहते थे कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीयवाद, की दुनिया भर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बच्चों को बताई जाए। तो इंटरनेशनलिज्म की बात की गई है। एम्स ऑफ एजुकेशन, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों का बौद्धिक विकास। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। एजुकेशन फॉर फुलनेस, की पूर्णता के लिए शिक्षा। एजुकेशन ऐसी हो जो मानव को, मनुष्य को कंप्लीट बनाए, उनका शारीरिक विकास के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारी जो है इन चीज़ों का विकास होना चाहिए। तो एजुकेशन फॉर फुलनेस, पूर्णता के लिए शिक्षा। करिकुलम, पाठचर्या। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, की करिकुलम कैसा होना चाहिए? एक्टिव सेंटर्ड होना चाहिए, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाए गतिविधि के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से सिखाई जाए। ही फेवर्ड द स्टडी ऑफ मदर टंग, उन्होंने मातृभाषा के अध्ययन का पक्ष लिया। और करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव लाया जा सके। डायनेमिक होना चाहिए, कि समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके। और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, बच्चों की रुचि के आधार पर जो करिकुलम होना चाहिए। ही डिड नॉट फेवर बुकिश लर्निंग एंड ही वांटेड द बेस्ट बुक वाज द नेचर वेयर द चाइल्ड वुड गेट एडिक्वेट नॉलेज, कि वो बुकिश, पुस्तकी ज्ञान के
पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, और वो उनका मानना था कि सर्वश्रेष्ठ जो बुक है वो हमारी प्रकृति है, जहाँ से बच्चे पर्याप्त ज्ञान सीख सकते हैं। He also suggests the study of world history, the culture of India, literature, geography, science। उन्होंने विश्व इतिहास, भारत की संस्कृति, साहित्य, भूगोल, विज्ञान आदि का अध्ययन करने का भी सुझाव दिया। और इसके अलावा उन्होंने और जो विषय बताए बच्चे के, जैसे हमने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की, कि बच्चों को संगीत, ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, नृत्य, नाटक अ, और शिल्प जैसी पुस्तक बंधन, बढ़ईगिरी, बुनाई, सेवा, बागवानी आदि का अध्ययन करने का उन्होंने सुझाव दिया। इसमें एक डांस, नृत्य दोनों एक ही चीज़ है, अलग हो गया। तो इस तरह की अलग अलग जो चीज़ें हैं, बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अवसर दिए जाएं, विकल्प दिए जाएं, ताकि बच्चा अपने रुचि के अनुसार नई नई चीज़ों को सीख सके। फिर टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड। तो इसमें एक ह्यूरिस्टिक मेथड जो है कि इस मेथड में बात की जाती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करके सीखने के अवसर दिए जाएं, ताकि बच्चा अपने खुद के प्रयासों से, ह्यूरिस्टिक मेथड में आता है कि बच्चा खुद के प्रयासों से चीज़ों को डिस्कवर करे, खुद के प्रयासों से चीज़ों को सीखे। बच्चे में काबिलियत विकसित की जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर सके। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जहाँ पे बच्चों को अवसर दिया जाता है खुद से करना, और बच्चा खुद के प्रयासों से करके चीज़ों को सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, क्वेश्चन आंसर मेथड जैसे हमने कर लिया, एक्टिविटी मेथड और डिस्कशन मेथड। इसके अलावा टैगोर जी ने फील्ड ट्रिप, अध्ययन यात्रा की सिखाने का एक सबसे इंटरेस्टिंग जो तरीका है कि बच्चों को फील्ड विजिट कराई जाए, अलग अलग जगह पे उनको घुमाया जाए, ताकि बच्चा वहाँ से वहाँ खुद जाकर देख कर चीज़ों को सीखे। एजुकेशन इन अ नेचुरल सराउंडिंग, प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को शिक्षा दी जाए, कि जो स्कूल विद्यालय होने चाहिए प्रकृति के बीच में होने चाहिए। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद जॉय, कि अधिगम को जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए आनंद के साथ पढ़ाया जाए, खुशी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अधिगम को आनंद के साथ जोड़ना, लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद जॉय। तो टीचिंग मेथड इस तरह से होनी चाहिए। टीचर, तो टैगोर हैज़ प्लेस्ड द टीचर हाई इन एजुकेशन, की शिक्षा व्यवस्था में टैगोर जी ने शिक्षक को काफ़ी उच्च स्थान दिया है। द टीचर इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल वैल्यूज एंड आइडियल्स, की शिक्षक सभी मूल्यों और आदर्शों का अवतार है। ही इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, वह एक मित्र है, दार्शनिक है और मार्गदर्शक है। और उन्होंने कहा कि शिक्षक इस तरह से होना चाहिए, अगर शिक्षक वास्तव में उन्होंने कहा कि एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता जबकि वह खुद से अभी खुद को ही नहीं सिखा रहा। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को हमेशा एक अधिगम करता होना चाहिए, एक टीचर को हमेशा एक लर्नर बनना चाहिए। अगर एक शिक्षक में खुद से सीखने का जुनून नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सिखाएगा। जैसे एक दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक कि वो खुद ही ना जल रहा हो, जबकि उसकी अपनी खुद की लौ नहीं जलती। तो जिस तरह से एक एक बुझा दीपक, अगर एक दीपक बुझा है तो किसी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता, तो एक दीपक को दूसरे दीपक को जलाने के लिए खुद भी उसकी लौ में आग होना जरूरी है। तो उसी तरह एक शिक्षक जब तक खुद चीज़ों को नहीं सीखेगा तो कहाँ से बच्चों को सिखाएगा। तो इसलिए एक शिक्षक का काम है कि हमेशा एक अधिगम करता है, एक लर्नर बने रहना, और अपने बच्चों को हमेशा उनको सीखने के लिए उनको प्रेरित करना। डिसिप्लिन, तो टैगोर स्ट्रांगली फेवर्ड सेल्फ डिसिप्लिन, की वो बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन के पक्ष में थे, आत्म अनुशासन। डिसिप्लिन शुड ग्रो फ्रॉम विद इन विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन एन एटमोसफेयर ऑफ फ्रीडम, कि अनुशासन का विकास आज़ादी
के माहौल में बिना किसी हस्तक्षेप के होना चाहिए, कि अनुशासन ऐसा हो जिसमें बच्चों को अनुशासन में रहना ना सिखाया जाए, बल्कि बच्चों को पूरी आज़ादी दी जाए जहाँ पे बच्चा खुद से अनुशासन में रहना सीखे। तो इन अ फ्री, कंप्लीट एंड क्रिएटिव एटमॉस्फेयर द पीपल वुड बी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन, कि एक स्वतंत्र, पूर्ण और रचनात्मक वातावरण में शिष्य अपने आप अनुशासित हो जाएगा। तो वो बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे, जहाँ पे बच्चा खुद से अनुशासन में रहना सीख सके। फिर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो टैगोर जी का जो उनकी कंट्रीब्यूशन है शिक्षा में, कौन कौन से हैं। चाइल्ड एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन हिज मदर टंग, कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। द चाइल्ड शुड गेट फ्रीडम ड्यूरिंग लर्निंग, कि जब भी बच्चा सीखते समय बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए। और चिल्ड्रन शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ पब्लिशिंग फॉर देयर क्रिएटिव डेवलपमेंट, कि बचपन से ही बच्चों को उनकी रचनात्मक विकास के लिए स्व प्रकाशन का अवसर दिया जाए, जहाँ पे बच्चा अगर कोई कविता अच्छी लिखता है तो उसको अवसर दिए जाए ताकि वो कविता को खुद से लिखे। कोई और क्ले की अलग अलग बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो उसको भी अवसर दिए जाए। तो बचपन से ही बच्चों को पूरे अवसर दिए जाएं खुद से करने का, सेल्फ पब्लिशिंग का। चाइल्ड एजुकेशन शुड बी इन नेचर, अवे फ्रॉम द सिटी, शहरों से दूर बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू सोशल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लर्निंग, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग है, तो सीखने के दौरान बच्चों को सामाजिक संपर्क के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं ताकि अपने समाज के बारे में समझ सके, जान सके। द नेशनल एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट बी बेस्ड ऑन ओवरसीज एजुकेशन, कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विदेशी शिक्षा पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जो शासन अंग्रेजों का था, जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरे लोगों द्वारा, दूसरे देशों के लोगों के आधार पर हमारी शिक्षा नहीं हो सकती। इंडियन चिल्ड्रन शुड गेट इंडियन एजुकेशन, भारतीय बच्चों को भारतीय शिक्षा ही मिलनी चाहिए। अ प्लेस फॉर इंडियन फिलोसफी एंड सोशल आइडियाज इन द करिकुलम, की पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन और सामाजिक आदर्शों को एक सम्मान, एक जगह दी जानी चाहिए। तो द चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर ना किया जाए। चिल्ड्रन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स, कि बच्चों को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब है कि अगर हम बच्चों को पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्लासरूम में बोर्ड पे ना पढ़ा के बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर हम वो चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा करा सकते हैं। बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाए और बच्चों को एक पूर्ण इंसान बनाया जाए। मेक चिल्ड्रन अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग।